हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। तो भाई हम आईआईटी जैम 2022 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पहले 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 11 to 30 एमसीक्यूज, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पार्ट 2 है आईआईटी जैम 2022 का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछा गया था। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया भी होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आप इसको काफी अच्छे से कर पाते। पहले तो आप ये देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमें NaCN नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है और उसके बाद एक OTS जो कि एक काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक लिविंग ग्रुप है और एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। अगर OTS यहां से हटे तो कार्बोकटाइल इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, तो SN1 की पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा एक ये रीजन ये भी है कि एसीटोन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 रिएक्शंस को। किसको? तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। और SN2 मैकेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्स होगा, इन्वर्जन टेक प्लेस करता है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें यहां से कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तो इसका आंसर बनना चाहिए कुछ ऐसा कि पीएच ऐसा कैसा, हाइड्रोजन यहां पे ऐसा कैसा, ये Me, OTS जाएगा एंड CN आएगा, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे कुछ ये आंसर इसका होना चाहिए था, कुछ ये आंसर इसका होना चाहिए था, बट इतना सिंपल नहीं बना के दिया। ऐसा आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम पहले हुए ऑप्शन की बात करें तो ठीक है, ऊपर पीएच है, M, इसकी पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हो भैया? इसकी पोजीशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये ठीक था, लेकिन ऊपर वाला क्यों चेंज कर दिया? ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी पीएच ऊपर है, Me, यहाँ पे हाइट ये CN को वहीं पे रखा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा। अगर आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे C और D ऑप्शन पे, हाँ पॉसिबिलिटी यहां से होगी स्टूडेंट। अब यहां से ही हमें ध्यान देना पड़ेगा इसका कि पॉसिबिलिटी यहीं से आएगी। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है ये वाला ठीक है यहां से, लेकिन ऊपर वाले का कुछ अलग ही फंडा बना रखा। तो आइए देखते हैं। देखिए भाई स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाता था, वो ये पढ़ाता था अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है ना। मान लीजिए भाई ये वाला जो आपका कार्बन है, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो ये R ही रहेगा। अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस करेंगे, R है तो R रहेगा, S है तो S रहेगा, अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस करोगे। अगर आप ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इवन मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज करके देखता हूं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। तो एक बार चेंज होगा देखो, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में चेंज करता हूं तो Me यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये पीएच हो गया, और नीचे वाला मैं सेम रख रहा हूं, जो ये है वही है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं किया। अभी तो ये एक बार चेंज किया, ऑड इंटरचेंज है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे R थी तो ये S हो गई है, S थी तो R हो गई है, लेकिन एक बार और चेंज कर दो ताकि इवन इंटरचेंज 2 बार आपने। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, और जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में चेंज करूंगा, ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, तो यहाँ पे Me चला गया, यहाँ पे पीएच आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे वाला आप सेम रखिए, CN यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन एंड CH3। तो ये देखिए भाई जो कॉन्फ़िगरेशन इस स्ट्रक्चर की थी ना, पहले वाले स्ट्रक्चर की, वही कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेम, वही सेम कंपाउंड है, ये और ये सेम कंपाउंड है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हाँ चेंजेस अब ये है, देखिए इसको देख लो और इस ऑप्शन को देख लो, बिल्कुल एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा C। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा C। आपने इन दोनों ग्रुप को एक बार इंटर कन्वर्स किया, फिर एक बार और कर दीजिए। 2 बार करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, 4 बार करने से, 6 बार करने से, 8 बार करने से चेंज नहीं होती है। और इवन इंटरचेंज, अगर आप इवन नंबर ऑफ ये करते हैं ऑपरेशंस, तो आपका चेंज नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन। सो थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का भी यूज करना था यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर C। और रिएक्शन मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये क्वेश्चन था।
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, ये भी आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है भाई 1H एनएमआर है का डाटा दे रखा है, IR का डाटा दे रखा है, जिसका उससे कोई करेक्शन बन नहीं रहा। अगर मान लेते हो मेरे को IR का आइडिया नहीं, मेरे को सिर्फ 1H एनएमआर आती, तो इस क्वेश्चन का कैसे सोल्व करूंगा। 1 2 3 4 5 कितने सिग्नल नजर आ रहे हैं स्टूडेंट? 5। तो ऐसे देख लो भाई 5 सिग्नल किस किस के अंदर आ रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर आप इसको देख रहे हो तो देखिए, एक यहाँ पे 1 सिग्नल, उसके बाद 2 सिग्नल, 3 सिग्नल और 4 सिग्नल। तो 4 सिग्नल है, 4 सिग्नल है तो हटा दो जी यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन तो। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी कि बी ऑप्शन में 5 सिग्नल है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। बी ऑप्शन में यहाँ पे 5 है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी ऑप्शन में जाओगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5, तो यहाँ पे 5 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बी और सी में से आंसर हो सकता है स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 7, इसलिए ये भी आंसर से बाहर कर दीजिए। तो बी और सी में से आंसर आएगा। अब भाई कैसे देखें, देखो इन दोनों में ही यहाँ पे ये भी आपका क्या है? एल्डिहाइड है। तो जो IR का डाटा लिखा हुआ था ना 1720, वो होता है किसके लिए? वो लगभग आपका एल्डिहाइड के लिए होता है। ठीक है, तो ये देख लिया जी हमने यहां से। ठीक है, इससे भी कंफर्म नहीं हो रहा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का आइडिया। ए एंड डी ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर चुके हैं हम, अब हमें देखना पड़ेगा बी और सी में से। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप इन दो प्रोटॉन को देख रहे हो, इनके साथ तो C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इन दो के साथ OMe लगा हुआ है ना, इनके साथ OMe लगा हुआ है, तो केमिकल शिफ्ट से आपको देखना पड़ेगा, उसी से आप इसका आइडिया लगा पाएंगे अब, वरना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जो एप्रोप्रिएट डाटा दे रखा है, तो उससे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? सी। तो यहां से देखिए भाई, एक हाइड्रोजन जो है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये है, जो ये दोनों हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, ये बेंजीन उसके ऊपर लगे होंगे भाई, फिनाइल बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन वो ये दोनों है। उसके बाद देखिए 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो सिंगलेट शो कर रहे हैं, और उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो 3.8। अब बात ये है स्टूडेंट, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 3.6 है। तो ये जो 2 आप देख पा रहे हैं ना, अगर यहाँ पे आप लेते हैं इनको, है ना, देखो यहाँ पे अगर आप लेते, एक पॉसिबिलिटी है ये रही और एक पॉसिबिलिटी ये रही, तो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को अगर आप देखोगे तो ज्यादा बढ़िया जो डाटा रह रहा है वो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट होते हैं, उसके बाद आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज का काफी अच्छे से आइडिया होता, तो ही आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते। ठीक है, तो 50-50 टाइप का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछा गया है, एक सब्स्टिट्यूशन का आ गया, दूसरा एलिमिनेशन का आ गया। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट आया था गेट 2021 के अंदर, गेट 2021 के अंदर बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आपको बताना था मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, एक पूरा कंपाउंड दे रखा आपको और इसकी रिएक्शन NaOH एंड ATOH के साथ करवानी है। सबसे पहला टास्क ये है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, RS नोमेनक्लेचर का आइडिया लेते हुए। ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब 4 रहे होंगे। ठीक है जी, ये बना दिया हमने। 2 पे क्लोरो, मैं यहाँ पे एक बार क्लोरीन लगा देता हूँ, मेरा मानना ऐसे कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, बाकी क्रॉस चेक करूंगा मैं इसको, और यहाँ पे मैं फिनाइल लगा देता हूँ, या हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ पे और ये CH3 यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट RS नोमेनक्लेचर चेक करना पड़ेगा। ये वाला देखिए, ये वाला कार्बन पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू CIP रूल प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को, क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी नीचे, थर्ड प्रायोरिटी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे। तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, और मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है HCS। क्या ट्रिक बताई हुई है स्टूडेंट? HCS है ना। HCS का मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, तो S कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो आपका S कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखिए फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही होगी? S।
तो इन्होंने क्या बोला था कि 2s होगी। 3r चेक कर लीजिए, देखिए भाई ये वाला जो कार्बन है अब यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये भी देखो, ये भी कार्बन है वाला, ये फिनाइल भी, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बट इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहली प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तीसरी प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। अब पहली जो फोर्थ प्रायोरिटी फिर से हॉरिजॉन्टल पे है, बट 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसलिए इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुकी है स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गई आपका, ये क्लोरीन, ये आपका पीएच, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब इसकी रिएक्शन करवानी है NaOET के साथ। तो NaOET जो है आपका ये एंटी एलिमिनेशन होगा स्टूडेंट। कैसा होता है ये आपका एंटी एलिमिनेशन होगा, यानी कि जो क्लोरीन के अपोजिट हाइड्रोजन होगा वो निकालेगा इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये जो आपको फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है, इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका न्यूमैन बनेगा एक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि आप सभी को पता है फिशर बनती ही एक्लिप्स फॉर्म से है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करना है कि ये वाला जो प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब कार्बन है, इसके ऊपर CH3 लगाया हुआ है तो हमने लगा दिया है। उसके बाद ये क्लोरीन लगाया हुआ, तो यहाँ पे देखो कैसे पता लगा, यहाँ पे था तो उसी साइड लगा दो, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपका पीछे वाला कार्बन, अब ये CH3 है तो ये CH3, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म बनाओगे, ये CH3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपको यहीं पे दिखाना पड़ेगा, एंड दूसरा पीएच यहाँ पे, तो पीएच आपको यहीं पे दिखाना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये एक्लिप्स फॉर्म हो गई। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लोरीन के अपोजिट प्रोटॉन होना चाहिए, क्लोरीन के अपोजिट हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करो, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को आप एंटी पे लेके आओ। तो कैसे करते हैं, क्लोरीन को तो वैसे का वैसे रख लेते हैं इसको, तो ये क्लोरीन हो गया, ये CH3 हो गया, एंड ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब आपने क्या किया स्टूडेंट, पीछे वाले को चेंज कर दिया, इस प्रोटॉन को आप यहां पे ले आइए, यानी कि 180 पे। तो ये प्रोटॉन आपका यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला CH3 आपका नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, एंड ये वाला पीएच आपका कहीं यहां पे आ जाएगा, है ना, यही तो बात है ना, ठीक है। अब क्या करना स्टूडेंट, यहां से ये प्रोटॉन बाहर निकाल लो, एंड यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोटॉन यहां से निकला और ये क्लोरीन यहां से निकला। अब जो बचेगा स्टूडेंट, यहां से ध्यान से देख लीजिएगा इसको, कि ये CH3 एंड ये CH3, मतलब ये देखो, इसको डबल बॉन्ड समझो। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं नेक्स्ट उसमें बता देता हूँ कि ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये CH3 लगा हुआ था, इसके पास एक कार्बन पे और एक हाइड्रोजन, है ना। देखो यहाँ पे इस एंगल से देखिए, यहां से तो ये CH3 हाइड्रोजन, एंड ये पीएच एंड CH3, ध्यान से देख लेना इसको, यानी कि ऊपर की तरफ पीएच बना देंगे, एंड यहाँ पे आपका CH3 बना देंगे, यहाँ पे आपका CH3 बना देंगे, ठीक है भाई। अब इसकी नेमिंग करिए स्टूडेंट आप, नेमिंग, तो नेमिंग यहीं से कर लेते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एंड उसके बाद 4। अब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब कीजिए इसका EZ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो फर्स्ट के सामने सेकंड प्रायोरिटी आ रही है स्टूडेंट, फर्स्ट के सामने अगर सेकंड प्रायोरिटी आए तो ये होता है आपका जेड अल्कीन। क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका होता है जेड अल्कीन, ठीक है। तो देखना भाई, अब यहां से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई E बना रहा है, E वाला तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, ये जेड 2 फिनाइल एंड ब्यूट 2E, बिल्कुल करेक्ट है। 2 पे ही फिनाइल लगा हुआ, लेकिन जेड कॉन्फ़िगरेशन होगी आपका, है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया इस क्वेश्चन को कि आपको कैसे करना था, ठीक है। 3 ये वाला नहीं होने वाला है, एंड ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी था। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसके मुताबिक स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर आप श्योरिटी चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हम 100% करेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। आपने जो फिशर प्रोजेक्शन बनाया था इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कीजिए, एक्लिप्स फॉर्म बनेगी। क्लोरीन के सामने प्रोटॉन को लेके आइए, हाइड्रोजन को लेके आइए, निकाल दीजिए ये CH3 हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना के, एंड फाइनली आपको EZ नोमेनक्लेचर कर देना चाहिए था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
इतना इजी नहीं बोलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए। आरएस नोमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए, इजेड नोमेनक्लेचर का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन का आइडिया होना चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो कुल मिला के क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन ऐसा है कि क्वेश्चन करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। ऑलरेडी मैंने क्लास नोट्स में यही मेथड बताया हुआ आपको करने के लिए। गेट 2021 में भी इस मेथड से क्वेश्चन आया है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। वहां पे भी अल्कीन बन रहा था, ई या जेड में से एक बन रहा था, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा और कंसेप्ट ऐसा आप बोलोगे नहीं कभी भी। इस टाइप के कंसेप्ट होते हैं, समझ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं से स्टैंडर्ड बुक से उठा के दे दिया, नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, दिस इज फेवरस की रीअरेंजमेंट। जैम 2020 में बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था। जैम 2020 में बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था, आप जाके देख सकते हैं वो वाला पेपर। तो ये क्या जी आपका, ये है आपका फेवरस की नेम रिएक्शन है। ये बहुत सिंपल है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन, एक बात और बता दूं स्टूडेंट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका गेट 2022 के अंदर भी पूछा है। हालांकि वहां पे मल्टीपल थे, मतलब आगे भी काम चल रहा था, लेकिन इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है। तो ये है जी फेवरस की रीअरेंजमेंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये आपका भाई देखिए, इसको मैं चलो नेक्स्ट आगे लिख लेता हूं ताकि मैं इसको करवा पाऊं डिटेल में आपको, कि ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे आपका Br लगा हुआ है, यहाँ पे ये Br लगा हुआ है, एंड यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका बेस दिया हुआ है, शायद क्या दिया हुआ है यहाँ पे NaOMe, ठीक है, NaOMe। तो ये बेस क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ से इस एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन से। उसके बाद जब ये निकल जाएगा एसिडिक प्रोटॉन, ये यहाँ पे अटैक करेगा और Br लीव कर जाएगा। तो जैसे ये होगा, इसके बाद देखना स्टूडेंट ध्यान से, क्या बनेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट बन गया है, एंड यहाँ पे आपका Br आ गया है, एंड यहाँ पे आपका ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या किया, सबसे पहले NaOMe बेस है, इसने एसिडिक प्रोटॉन को निकाला, इसने यहाँ अटैक किया, Br निकला, ये बना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास कौन भी दिया हुआ भाई आपका O के ऊपर नेगेटिव MEb है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, और अटैक करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे कि O के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया OMe, ठीक है, एंड ये ऐसा का ऐसा है। अब स्टूडेंट ध्यान से ये कि आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, है ना। आपको क्या करना होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ नीचे आएगा, तो इस बॉन्ड को आप यहाँ पे तोड़ दीजिए, है ना, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे तोड़ दीजिए, ये नीचे की तरफ आएगा, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे तोड़ दीजिए, एंड जैसे इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ से Br लीव कर जाता है स्टूडेंट, यहाँ से क्या कर जाता है, Br लीव कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही देखो इनके बीच में ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया है फाइनली, अब है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ से गायब कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तोड़ा हुआ नेगेटिव, यहाँ पे से पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या आ गया होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इसके बाद जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर ही आपका C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है, इसी के ऊपर आपका C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है। तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन जैम 2020 के अंदर भी आपसे पूछ लिया गया था, गेट के अंदर भी पूछा है। तो पहले वाला नहीं बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 Br है ना, ये आपका कई टाइप की होती है फेवरस की भी, तो यहाँ पे 2 Br लगे थे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो C इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो C। यहाँ पे 2 Br थे, ऐसा इसलिए हो रहा है, 2 Br थे, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल डिटेल में मैकेनिज्म मैंने समझा दिया आपको। ऑर्गेनिक ऐसी पूछी गई थी, करवाई हुई ऑर्गेनिक थी, ज्यादा मतलब ऐसी ऑर्गेनिक नहीं थी। इसमें भाई देखो ये इनोल के डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, इनोल के डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, और बताना कि टुवर्ड्स बेंजल्डिहाइड। अगर हमारे पास मान लीजिए कि बेंजल्डिहाइड है तो क्या कहानी रहने वाली। देखिए ये आपका कुछ बेंजल्डिहाइड रहा होगा, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, तो और ये आपके डिफरेंट इनोलेट आयन दिए हुए हैं, इनोलेट आयन। तो इनमें भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट क्या क्या डिफरेंस कहां पे आ रहा है, तो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव होता है एंड ये ET होता है ना, ये सॉरी लिथियम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है, आपसे रिएक्टिविटी का पूछ रहा है। देखो ये सभी के लिए कॉमन है,
इतना भी सभी के लिए कॉमन है ना। अब मेन इश्यू आ रहा है कि आपका यहां पे लिखा हुआ है लिथियम, यहां पे लिखा हुआ है SiMe3 एंड यहां पे ZnBr लिखा हुआ, इनसे ही कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इनोलेट की रिएक्टिविटी यही है कि इसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ये नीचे आएगा एंड यहाँ पे उतना ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छे से ये अटैक कर पाएगा बेंजल्डिहाइड के ऊपर, उतनी ज्यादा ही इसकी रिएक्टिविटी होगी। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी इन इनोलेट्स की विद रिस्पेक्ट टू बेंजल्डिहाइड। अब इनको कैसे कंपेयर किया जाएगा भाई, इनको देखो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम जो है अल्कली मेटल होती है, ठीक है, लिथियम के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डेल नेगेटिव, ठीक है। वहीं पे उसके बाद लिथियम के बाद Zn भी मेटल की कैटेगरी में ही आता है, हालांकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लेकिन Zn उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। एंड सिलिकॉन की अगर बात करोगे तो ये तो भाई आपका इसकी जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नॉन मेटल्स हो गए ना ये, तो यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, सबसे कम डेल नेगेटिव चार्ज रहा होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद थर्ड पे, उसके बाद सेकंड पे। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये बन रहा है आपका फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। ये क्या बन रहा है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या बनेगा भाई आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी था, कर सकते थे, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप से आपका ये काम करता, ठीक है। तो चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। वेरी गुड भाई, डायरेक्ट मेरे उससे है, ये डायरेक्ट उससे है, सॉलिड स्टेट की जो पहली क्लास है उसी का क्वेश्चन है, और पढ़ाता था बड़े अच्छे से। ऑल पॉसिबल लैटिस टाइप्स आर ऑब्जर्व्ड इन, क्या मीनिंग है, बहुत सारे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए। भाई ये कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल लैटिस किसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें, आपने जो हमारा सिस्टम सुना होगा, यहाँ पे जो लैटिस जो होती है वो बेसिकली 7 टाइप्स की लैटिस होती हैं। क्यूबिक, सीटी तो मैंने तो ट्रिक भी बना रखे भाई आपके लिए, सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था। तो ये हमारे पास 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम होता है स्टूडेंट, 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन सा होता है भाई, देखिए यहाँ पे, सी का मतलब होता है क्यूबिक से, टी का मतलब होता है ट्राइगोनल से, जिसे हम रोम्बोहेड्रल भी बोल देते हैं, तो का मतलब यहाँ पे टेट्रागोनल से होता है, टेट्रागोनल से, हेक्सागोनल से होता है स्टूडेंट, हेक्सागोनल से होता है, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक एंड था का मतलब ट्राइक्लिनिक। ये तो ठीक है, 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब आपने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है जैम के अंदर कि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस होती हैं, उसका क्या मीनिंग हुआ। देखिए भाई, आपको पढ़ाया जाता है कि जो यूनिट सेल होती हैं या जो लैटिस होती है, वो आपका एक तो आपने सुना होगा प्रीमिटिव यूनिट सेल, उसके बाद एक आपने सुना होगा बॉडी सेंटर्ड, और एक आपने सुना होगा फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस सेंटर, 3 टाइप की तो ये होती हैं। एक और टाइप होती है जिसे हम एंड सेंटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चलेंगे, ये 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ एक ही सिस्टम ऐसा होता है जो ये चारों टाइप्स की यूनिट सेल शो कर सकता है, चारों टाइप्स की ये लैटिस शो कर सकता है, और वो होता है हमारा हेक्सागोनल। वो हेक्सागोनल होता है। देखिए जो क्यूबिक होती है ना, वो 3 ही शो करती है, कौन सी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, ये 3 ही शो करता है, ये चारों शो करता है, ठीक है। तो 3 इसके, 4 इसके, 7 और 7 और ऐसे शो करेंगे, कोई एक भी शो करता, सिर्फ एक ही टाइप का शो करेगा। ये सब लिखवाया था, सब करवाया था, और इसके ऊपर बड़ा फोकस किया था। आप देखना जाके, मैंने बोला था भाई ये यूनिक चीज है, पूछ लेगा कभी न कभी, तो पूछ लिया है फाइनली ये। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए क्यूबिक सारे टाइप्स का नहीं शो करता है, ठीक है, मोनोक्लिनिक भी नहीं करता है, टेट्रागोनल भी नहीं करता है, ऑर्थोरोम्बिक करता है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया वहां पे भाई, गलती से कुछ और बोल दिया क्या, सॉरी ये हेक्सागोनल गलत बोल दिया भाई, सॉरी हेक्सागोनल मैंने गलत बोल दिया है, यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक आएगा, हेक्सागोनल नहीं आएगा स्टूडेंट। ये ऑर्थोरोम्बिक की बात है सारी, ये किसकी बात हो रही थी, सारी ऑर्थोरोम्बिक की बात हो रही है। ऑर्थोरोम्बिक इज द करेक्ट आंसर, हेक्सागोनल नहीं, ऑर्थोरोम्बिक।
ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना भाई, ये किसी के अंदर पॉसिबल नहीं है, ऑर्थोरोम्बी के अंदर ऐसा पॉसिबल होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करवाया हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत इजी लगा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक से बिल्कुल करवाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल करवाया हुआ क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर टाइप आपको बतानी है यहाँ पे क्या होगी। तो भाई ये बन रहा आपका BnHn 2 नेगेटिव, तो इस टाइप के हम बोलते हैं क्लोजो। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजो। इसको बनाओगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? BnHn एंड 4 नेगेटिव बन जाएगा, है ना। बेसिकली क्या बनेगा ये? B10H10 एंड 4 नेगेटिव। तो BnHn 4 नेगेटिव हो तो इसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? नीडो। इसे हम क्या बोल देते हैं? नीडो। तो ये भी आपका इजी था, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बनेगा क्लोजो एंड ये आपका बनेगा नीडो। ठीक है, जैम 2010 में आया था, उसके बाद 20 में भी इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भाई, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड, हालांकि पूछता नहीं है भाई जैम में, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो मैंने बोला था, मैंने तो लगभग बोला था 5 क्वेश्चन एडवांस लेवल के पूछेगा आपसे, बढ़िया लेवल के पूछेगा, नेट गेट लेवल के पूछेगा। हालांकि इजी है, जिसने ऑर्गल डायग्राम पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राउंड स्टेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल इन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, इसके ऊपर फोकस करना है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्या होता है स्टूडेंट? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव होता है आपका D7। क्या होता है? D7, यानी कि आपसे पूछ रहा है D7 टेट्राहेड्रल के अंदर आपको बताना ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा एंड आपका स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने पॉसिबल होंगे। आंसर मैं भी आपको बता देता हूं कि आंसर इसका होगा ए। यहां पे जो आपका ग्राउंड स्टेट आएगी दैट इज A2, यहां पे 4A2 एंड ट्रांजिशन यहां पे 3 पॉसिबल होंगे, है ना। यही देखो स्टूडेंट, एक तो D7 के लिए भी यही होता है और दूसरा आपका D3 ऑक्टा के लिए भी यही होता है। D3 ऑक्टाहेड्रल के लिए भी यही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अभी मैं आपको इसका जो है ऑर्गल डायग्राम दिखाता हूं, थोड़ा सा उससे एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कैसे। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिएगा, इससे आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा। तो ये भाई आपका टर्म होती है 4F करके, और यही फर्दर स्प्लिट हो जाती है, 4F स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे फर्दर। ठीक है, तो ये अब देखिए यहां से, तो ये क्या आ गया जी आपका 4A2G, ये क्या आ गया यहाँ पे 4A2G, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गई। उसके बाद 4T2G, 4T1G एंड लास्ट में चला गया ये। तो आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको एक तो ये ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपको तीन ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। यही सिचुएशन आपका D3 ऑक्टा के केस में भी चलेगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन नेट में पूछा था स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे CSR नेट में पूछा था। ठीक है, नवंबर 2020 के अंदर, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा था, मैं बता दूं थोड़ा सा उसके बारे में भी। वहां पे आपसे जो कॉम्प्लेक्स पूछा था वो ये पूछा था, वहां पे क्रोमियम का, ठीक है ना, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स था क्रोमियम EN का थ्राइस एंड यहाँ पे लिख रखा था 3 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख रखा था आपका 3 पॉजिटिव। तो वो ये क्वेश्चन था, इसके लिए भी यही पॉसिबिलिटी, ये इसके लिए भी है, तो ये बनेगा आपका D3 ऑक्टाहेड्रल। तो इसके लिए भी आपका यही आपका ऑर्गल डायग्राम आना था। तो सिंपल 4A2G आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो A इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई एग्जामिनर आपसे? 11th क्लास के बच्चा इसको इजीली कर देगा। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द BH2। देखो, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक पॉजिटिव का मतलब एक गया, बच गए 2 में से एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ। तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई दैट इज sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री या शेप जो है वो एक ही होती है, दैट इज लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे? sp हाइब्रिडाइजेशन, तो लीनियर, ये तो कंफर्म है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो ही नहीं सकता, ये लीनियर हो सकता है, ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं हो सकता, ये भी लीनियर हो सकता है। अब बात आ गई जी NH वाले की, NH2 4 पॉजिटिव, NH2 एंड
पॉजिटिव, ये रहा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक किसी को दे दिया, 4 बच गए। 4 में से क्या किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ कर लिया, एक इसके साथ, तो एक लोन पेयर बच गया ना भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना, ये टीपी बोलते हैं इसे। अगर देखो ये रहा, वैसे इसको हम वेंट भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है भाई, चलो अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑर्गेनोमेटालिक्स का 21 में पूछा था शायद, या पता नहीं 21 में 18 में, इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ एज इट इज, बिल्कुल कुछ नहीं, कई बार एमसी पूछ लेता है, कई बार सीओ पूछ लेता है। बहुत इजी क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटालिक्स का। तो देखते हैं क्या कह रहा भाई, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली। देखो भाई सीधा सा कंसेप्ट ये होता है, यहाँ पे आपने सुना होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में। ये आपका मेटल रही, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया हुआ होता है। ये मेटल, ये जो सीओ है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देता है ना, डोनेशन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करता है। एंड यहाँ पे क्या रहता है भाई, इस मेटल के पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन, और इसके पास यहाँ पे पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वैकेंट होता है। तो ये पाई एक्सेप्टर होता है, आपने सुना भी होगा पाई एक्सेप्टर। देखिए भाई, अब कहानी इतनी सी है, इस मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डोनेशन होगा। मेटल इस कार्बोनिल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। उस अगर मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा, तो एमसी बॉन्ड स्टेबल बनेगा, एमसी बॉन्ड स्टेबल बनेगा, और सीओ बॉन्ड वीक हो जाएगा, सीओ बॉन्ड वीक हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। यही कंसेप्ट होता है। क्यों, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है, कमजोर होने लग जाएगा, यहां से ये इसको लेगा नहीं फिर इससे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था स्टूडेंट, आपका चार्ज आपको देखना था। अब देखिए भाई, यहाँ पे इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एमसी बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इसके केस में सीओ बॉन्ड सबसे वीक होगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी इसके केस में, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी इसके केस में। तो ऐसा देखो, सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हो रहे हैं, ये रहा। उसके बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। एमसी पूछता तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता, एमसी पूछता तो जस्ट रिवर्स हो जाता, सीओ पूछा तो यही होगा, सीओ पूछा है तो यही होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। बहुत इजी करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई आपका। ये टेस्ट होता है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, 2,4-DNP टेस्ट। इससे पहले भी जैम में पूछा जा चुका था, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे आपने बोला है आपसे कि आपको रिएक्शन करवानी किसकी, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो ये देखो जी, ये देखिए, ये रहा, ये फ्लोरोबेंजीन, 2 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया, NO2 एंड 4th पे ये रहा। इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ स्टूडेंट, हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ करवाई है, हाइड्राजीन के साथ। तो कह रहे हैं कि एक येलो ऑरेंज सॉलिड मिलेगा X। तो यहां से जो मिलता है ना स्टूडेंट, क्या मिलता है ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से जो मिलता है वो क्या मिलता है ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे लग जाएगा NH-NH2, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये इसका यहाँ से फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ऐसे समझ सकते हो। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं। तो ये आपका X कंपाउंड मिला है, ठीक है। इसी को बोला जाता है स्टूडेंट 2,4-DNP। इसी को क्या बोलते हैं, 2,4-DNP। क्या फुल फॉर्म हुई जी, देखो 2,4-डाई, डी का मतलब डाई नाइट्रो, पी का मतलब होता फिनाइल हाइड्राजीन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोला जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। इसी को बोलते हैं 2,4-DNP। ये जो बना है ना X, इसी को 2,4-DNP बोला जाता है। ब्रेडीज रिएजेंट करके भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, मे बी ब्रोडीज करके ऐसा कुछ,
ठीक है। अब फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे NO2 लगाओ, यहाँ पे NO2 लगाओ, तो यहाँ से क्या करना स्टूडेंट, ये दो हाइड्रोजन और इसको बाहर निकाल देना, तो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है दैट इज ये इस टाइप का कुछ आपका प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और ये फिर इसी से हम इसका पता लगा पाते हैं। तो ये आपका एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, किसके लिए, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होता है। तो अब अगर यहां से देखें कार्बोक्सिल, पहली बात तो ठीक है, ये तो ठीक है 2DNP 2,4-DNP बना दिया, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं। हाँ यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए, बट ये वाली स्ट्रक्चर सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पूछी गई थी एंड ये बात मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% मेरे लेक्चर से थी, उससे बाहर नहीं थी। ये सारों के स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएंगे, है ना, पीडीएफ्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी करवाई हुई आई हुई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैक बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते थे स्टूडेंट, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जीओसी से भी रिलेट कर सकते थे, जिससे आप रिलेट करना चाहें कर सकते थे, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ अडक्ट BH3 PF3 ये सब दिए हुए थे आपका। देखो भाई अडक्ट कैसे बनता है ना, अडक्ट कैसे बनता है, तो ये जो ये रहा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके पास वैकेंट p मतलब वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट p होता है। और दूसरा कोई होता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अमोनिया होगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, इसको अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। यही तो बात है ना, यहाँ पे यही बात है बस, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसको कोऑर्डिनेट करेगा उतना स्टेबल अडक्ट बनता है, उतना स्टेबल अडक्ट बनता है। अब यहाँ पे कौन कौन दिए हुए भाई ऑप्शन, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे NEME3, एक दिया हुआ NEME3, दूसरा दिया हुआ OET का ट्वाइस में भी, है ना, OET का OM, चलो OME लिखा हुआ तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे OME2। उसके बाद दिया हुआ था यहाँ पे आपका CO, उसके बाद PF3। देखिए स्टूडेंट काफी कॉन्सेप्ट काफी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए जब ये डोनेशन करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, जब ये डोनेशन करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। इसको प्लस एम से रिलेट कर लो ना, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी तो यही बात पढ़ाते हैं आपको। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो इसका अडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इन दोनों में से तो कंफर्म है ये है, इन दोनों में से तो कंफर्म ये है। दूसरी खास बात क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये डोनेशन हो रहा है, ये 2p पाई के थ्रू हो रहा है, इन दोनों में ही, दोनों के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो एलिमिनेट इसलिए होगा, यहाँ पे 3p पाई होगा, मान लो होगा भी तो। दूसरी बात इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है, ये आपका सिग्मा डोनर ही होता है भाई, सिग्मा से डोनेट करता है। ये भी आपका मान लेते अगर पाई से भी करता, लेकिन ये पाई सेप्टर भी तो होते हैं ना, ये पाई एक्सेप्टर भी तो होते हैं ना, ये बात आपको समझनी थी। तो सबसे स्टेबल अडक्ट बनाएगा ये, उसके बाद बनाएगा ये, और इन दोनों में से CO ही बनाएगा यहाँ पे। PF3 तो आपका लिस्ट बनाता है क्योंकि 3p हो गया ना यहाँ पे, 3p अगर बनाएगा भी तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कौन सा करेक्ट आंसर दिया हुआ था, ठीक है। सबसे ज्यादा दिया हुआ है, बट ये इसका लिस्ट देने का मतलब नहीं बनता, ये सबसे ज्यादा देने का मतलब नहीं बनता, ये सबसे ज्यादा देने का मतलब नहीं बनता। एक ही ऑप्शन बच गया भाई, एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज D इज द करेक्ट आंसर। D सबसे ज्यादा किसका, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो ये इजी था, मे बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे इजीली, ऑप्शन ऐसे मतलब टफ ऑप्शन नहीं दे रखे थे, इजी ऑप्शन दे रखे थे, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। सो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी क्या कहानी है इसके पीछे, तो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला था स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल XY, कोई XY मॉलिक्यूल है, एंड इट्स हैवियर आइसोटोप एनालॉग X', फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई H और H है एक तो, और उसके बाद D और D है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, है ना, हैवियर आइसोटोप है।
वेरीज विद द रोटेशनल क्वांटम नंबर z। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ना डेल्टा ई, ये जो ग्राफ बनाया गया है बेसिकली ये डेल्टा ई वर्सेस जे बनाया गया है, डेल्टा ई वर्सेस जे बनाया गया है। तो ये कह रहे हैं भाई जब हम नॉर्मल मॉलिक्यूल यूज करते हैं एक्स वाई तो ग्राफ क्या होगा, जब हम उसका हैवियर आइसोटोप करते हैं तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ पे। तो जो डेल्टा ई होता है वो आपका इक्वल होता है 2b इंटू में j+1, 2b इंटू में j+1, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2b इंटू में j प्लस में 2b। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया स्टूडेंट वो इस डेल्टा ई वर्सेस j के बीच में बनाया गया। तो ये हमारा m हो गया, सॉरी ये हमारी y एक्सिस होगी, ये x हो गया, प्लस में ये आपका c हो गया और ये आपका m हो गया। तो जो हमारा स्लोप है स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा स्लोप आ रहा है वो आ रहा है आपका 2b। स्लोप कौन आ रहा है 2b, इंटरसेप्ट भी कौन आ रहा है 2b, स्लोप कौन आ रहा है यहाँ पे भाई 2b आ रहा है हमारा स्लोप, ठीक है। तो ये बात यहां से समझ में आ गई है। अब b का रिलेशन अगर आप देखेंगे, b का है ना, b का रिलेशन ये होता है स्टूडेंट कि b जो होता है वो आपका मास के, जो आपका रिड्यूस्ड मास होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा एक्स वाई था इसका एक तो b रहा होगा और x डैश एंड y डैश का b डैश रहा होगा, क्या रहा होगा b डैश रहा होगा। दूसरी बात ये है यहाँ पे, यही तो स्लोप भी है, दूसरी बात ये है यहाँ पे कि इसका जो मास है रिड्यूस्ड मास वो मान लेते हैं और इसका रिड्यूस्ड मास ये, तो इसका मास ज्यादा हो गया, इसका मास ज्यादा क्योंकि हेवियर आइसोटोप है। अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका b डैश कम रहा होगा। कहने का मतलब है कि b की वैल्यू ज्यादा रही होगी b डैश से, b की वैल्यू ज्यादा रही होगी b डैश से। अगर ये बात है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आपका स्लोप जो रहा होगा वो xy वाले का ज्यादा होगा एंड x डैश वाले का कम रहा होगा। दूसरी बात ये b ही हमारा क्या भी है, इंटरसेप्ट भी है, तो ये वाला नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम होगी, b डैश की वैल्यू कम होगी b से, क्यों, हेवियर आइसोटोप है। अब ऐसा ग्राफ आपको देखना था, ऐसा ग्राफ देखो यहाँ से ये वाला तो होगा ही नहीं पॉसिबल भाई, ये वाला तो होगा ही नहीं पॉसिबल, जीरो से। तो ये इंटरसेप्ट से स्टार्ट हो रहे हैं बट एक से स्टार्ट हो रहे हैं, एक से स्टार्ट नहीं होगा भाई, दोनों एक से स्टार्ट नहीं होंगे, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे C और D के अंदर, C और D को देखना पड़ेगा, इनमें से C और D को, ठीक है। अगर आप C और D में देखें तो ठीक है, ये दिखा रखा है नीचे है ये ऊपर है, ये बात ठीक दिखा रखी है, बट यहाँ पे स्लोप का भी तो चक्कर पड़ेगा ना, इनका स्लोप नियर अबाउट सेम जैसा दिखा रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए D होगा। यहाँ पे देखिएगा नीचे x डैश y डैश दिखा रखा है, ठीक है, उसके बाद x y, स्लोप देखिए इसका कम दिखा रखा है और इसका ज्यादा दिखा रखा है, ठीक है। तो D इज द मतलब D इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको आइडिया होना चाहिए था बहुत सारी चीजों का, लेकिन ऐसा है कि किया जा सकता था, अगर आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा तो आप लिंक करके निकाल सकते थे इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, काफी तरीके से कर सकते थे। 24 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2p से 1s ट्रांजिशन एनर्जी इन हीलियम पॉजिटिव टू दैट इन दी हाइड्रोजन एटम। अब देखिए भाई हमें पता है कि जो डेल्टा ई का फार्मूला होता है दैट इज 13 पॉइंट इनटू में z स्क्वायर, हालांकि फॉर्मूले से यहाँ पे कुछ खास वो पड़ेगा नहीं, n1 का स्क्वायर माइनस में n2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज कर लेना है, कोई भी यूज कर लेना। तो पहले मैं ये लगा लेता हूं भाई किसके लिए, हीलियम, क्योंकि हीलियम का पूछा है, इन्होंने रेशियो पूछा है, तो हीलियम के ऊपर लगाओगे, ये देखिए ये टर्म तो वैसे कैंसिल आउट हो ही जाएगी। तो हीलियम के लिए यहाँ पे आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, z2 होता है, एंड यहाँ पे आपने लिखना है क्या, ये तो ये आप लिखेंगे 1 से 2, n1 आपका n1 से यही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये 1 हो जाएगा एंड ये 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा n2, ठीक है। n2 से आ रहा है ना ऊपर, n2 से n1, ठीक है। तो ये रहा, इसको जब आप देखेंगे स्टूडेंट ये बनेगा, चलो इसको ऐसे रखते हैं। अब मैं किसके लिए कर लेता हूं, ये हाइड्रोजन के लिए, तो 13.6 इंटू में अब यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर और सेम यहाँ पे यही लिखेंगे, यही वाली चीज, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब अगर आप देखेंगे इसको, ये ऊपर जो है ये 4 है और ये बनेगा 3/4, ये कितना बनेगा स्टूडेंट 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जाएगा ऊपर,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जाएगा ऊपर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं थी। सिंपली डेल्टा ई का आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना था। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज रिलेटेड टू फेज इक्विलिब्रियम। और भाई ये देखो, अगर किसी ने भी फेज पढ़ा है तो ये ग्राफ्स, ये जो आपका है फेज डायग्राम, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने एज इट इज वही पूछ लिया, भाई ये बस फेज डायग्राम बता दो, और वो भी वाटर के लिए। तो P वर्सेस T का बनाया जाता है स्टूडेंट, P वर्सेस T का बनाते हैं तो ये नहीं पॉसिबल होगा। PT जरूर है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड ऊपर होता है स्टूडेंट, गैस को नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, ये P होगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज D। इसमें कुछ समझाने का खास है नहीं, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है भाई, मतलब आपको पता नहीं कितनी बार ये ग्राफ बताया होगा। ठीक है, एग्जामिनर में जो भी आपको फेज पढ़ाता तो ये रहा सॉलिड एंड उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद गैस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, आपका डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, डी ही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएबल, मतलब बढ़िया जो आंसर इसका वो डी आएगा भाई, डी। एक मिनट में भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत, बाकी डाउट्स की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, डी ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपका, वैसे तो लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेट कीजिएगा, बट ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा है, फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है ये आपका। कैपिलरी W contains water, capillary M contains mercury. The contact angle between the capillary wall and the edge of meniscus at the air-liquid interface in this. देखिए, ये क्वेश्चन प्योरली फिजिक्स का है, फिजिक्स में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वाटर के लिए जो ये एंगल होगा दैट इज एक्यूट, 90 डिग्री से कम होता है, एंड मरकरी के लिए जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन होती है स्टूडेंट, आइए देखिए, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन होगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है काफी अच्छे से। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे इसको किया हुआ। तो क्या कहा जा रहा है भाई इसके द्वारा, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, when a liquid come in contact with solid, free surface are, ऐसा कुछ लिखा हुआ कि surface, their surface होगा, the surface are formed namely liquid air भी बोल सकते हो आप उसे, आप solid air भी बोल सकते हैं, एंड आप solid liquid भी बोल सकते हैं। The surface tension corresponding to these interfaces are, तो इसको एक को बोला TLA है ना, लिक्विड एयर, TLA का मतलब है लिक्विड एयर, TSA का मतलब है सॉलिड एयर, एंड TSL का मतलब है सॉलिड लिक्विड रिस्पेक्टिवली। नाउ द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस, जो ये एंगल होता है थीटा, यहाँ पे ये जो थीटा होगा वो क्या आएगा, TSA यानी कि सॉलिड एयर का जो रहा होगा T, ठीक है, सरफेस टेंशन माइनस सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड, और इसको डिवाइड कर देंगे लिक्विड एयर से। ठीक है, इन द केस ऑफ मर्करी ग्लास, देखना क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ मर्करी ग्लास, जो ये आपका TS सॉलिड एयर होता है, ये कम होता है किससे, सॉलिड लिक्विड से। तो मेकिंग कोस थीटा नेगेटिव, कोस थीटा को नेगेटिव बना देता है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड। ऐसे ही तो पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई स्टूडेंट, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका दिखाया गया कि ये देखो ये जो है ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है मरकरी ऑन ग्लास, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री से कम होता है इन द केस ऑफ वाटर। ये भाई आपका फिजिक्स में जो टॉपिक होता है ना आपका, जो टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स करके बोलते हैं, वहां पे आपको ये चीजें पढ़ाई जाती है। मैंने भी वहीं का ही ये स्क्रीनशॉट वहां से रखा है, वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा मिलती है। तो चलो कोई नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत लिक्विड से रिलेट करके पूछना ही था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आ जाना चाहिए था। ठीक है भाई, अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है भाई आपका, ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा है जैन 2011 के अंदर, और मैंने मेरी क्लास के अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब जिसने वो क्वेश्चन देखा होगा वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आराम से करके आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है f vx ऑफ वन डायमेंशनल वेलोसिटीज vx एट द टेम्परेचर T। डेरिवेशन पूछ रहा है सिंपली कि क्या होता है वो डेरिवेशन, क्या होता है फंक्शन की वैल्यू।
तो मैं भाई बिल्कुल वो जैम 2011 का ही स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, जो मैंने क्लास में भी करवाया था आप सभी को। ये रहा ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर जो है जैम 2011 का, पहले सब्जेक्टिव होता था तो वहां पे पूछा था। देखना अगर ये आपने किया होता तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल कर देते। द मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, तो ये वही फंक्शन दे रखा है भाई आपका। तो ये देखना, ये वाली टर्म हो गई जी एक, तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, एक तो ये टर्म होगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ रहा है, माइनस v का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 2kt, क्या आ रहा है 2kt इंटू dv। ये पूरा तो एक कांस्टेंट हो जाएगा भाई, आप बेसिकली ऐसे इसको बोल सकते हैं, ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? देखिए ये ए हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल की माइनस एम वी स्क्वायर, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको हटा दीजिए। यहाँ पे 2 जरूर लिखा हुआ, लेकिन वी एक्स का स्क्वायर हो गया जी, यहाँ पे वी एक्स का स्क्वायर। एक मिनट देखिएगा भाई इसको ध्यान से थोड़ा सा, वी एक्स का स्क्वायर होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे वी स्क्वायर है तो, लेकिन भाई इस पूरे को ही ए बोलते हैं, इस पूरे को ही ए बोलते हैं, तो इसलिए यहां से इसको हटा दीजिए, है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये भी, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते थे। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ए इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, सच एज, जिसका ये वैल्यू आपको दिया था के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन बाद में ही एक्सप्लेन करेंगे जब डिटेल्ड लेक्चर होंगे क्लासेस के, लेकिन अभी एक बार समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भाई आपका क्वांटम से पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी इजी है, ये भी बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था। द पोटेंशियल ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन, ये दे रखा है 0 से L, Vx इनफाइनाइट है, वेयर द लोकेशंस ऑफ इंटरनल नोड्स पूछे से आपसे ऑफ द आइगन फंक्शंस, एंड यहाँ पे n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2, m इज योर इंटीजर, इसके ऊपर बड़ा फोकस कीजिए। m इंटीजर है, और इंटीजर आप सभी को पता होगा कि भाई आपका कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, है ना, माइनस में भी चले जा सकते हैं ऐसे करके। तो देखते हैं कि क्या बात आनी चाहिए यहाँ पे भाई। तो देखिए अगर आप बात करेंगे इंटरनल नोड्स की वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, तो वो आपका कहां से कहां होता है, वो आपका n से n-1, n से n-1, और नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे n, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, n से n-1 और नीचे हम लिखते हैं n। ठीक है, n मतलब टोटल नंबर जो भी रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे n से n-1 को अगर आप रिलेट करेंगे तो ये फिर आपका इंटीजर ही बन जाते हैं भाई। ये क्या बन जाते हैं? आपका इंटीजर ही बन जाते हैं। ठीक है, जैसे वैसे तो आप इसका बना के भी दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तो आपका जब यहाँ पे एक सिचुएशन ये बन सकती है यहाँ पे, उसके बाद जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ से इस टाइप से आ जाएगा, तो ये आपका L/2 के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो ये आएगा, और इसी को n से n-1 को हम क्या बोल सकते हैं, आपका m बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर ही है। वैसे तो इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका इंटीजर ही है। तो यहां से देखिए पहला अगर आप ऑप्शन देखेंगे m+1/2, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसका आंसर आना था b। ऊपर होंगे इंटीजर और नीचे होंगे n, और इनटू में हो जाएगा l, इनटू में क्या हो जाएगा l। इस प्रकार से आपको निकालना था यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को आप इजिली कर पाते। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ये ऑर्गेनोमेटालिक से ही पूछा गया था आपका, द नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड्स। तो अगर हम बात करें भाई इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ IR स्ट्रेचिंग बैंड की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे 2 ही देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? देखिए भाई वैसे तो ये वाले दोनों एक्सियल होते हैं और ये तीनों आपका इक्वेटोरियल होते हैं। तो ये आपका यहाँ से कुछ मिला के, कुल मिला के आपका नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड्स आपको 2 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 2। ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ गए भाई हमारा इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई आपका। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। डेल्टा जी की वैल्यू दे दी आपको ना, आपको डेल्टा जी की वैल्यू दे दी है, और वो भी कितनी दी है भाई आपका प्लस 118 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर दे दिया गया है ये वाला आपका, R की वैल्यू आपको दे दी गई है 8.314, और आपसे बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दीजिए इसका।
आपसे बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दीजिए, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, हमें इतना तो आइडिया होता है आपका कि जो log के इक्विलिब्रियम होगा वो आपका किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी आर टी, है ना। एक मिनट रुकिएगा भाई, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। तो डेल्टा जी is equal to 2.303 RT एंड log के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके हम ऐसा इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाना था सिंपली, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो चला जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात, वो चला जाएगा 10 की पावर माइनस डेल्टा जी 2.303 यहाँ पे RT, इस टाइप से चला जाएगा, इस टाइप से चला जाएगा। और जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसकी कैलकुलेशन को सोल्व किया, एक चीज आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, वो आप जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो डेल्टा जी पुट करेंगे वो आप जूल में पुट कीजिएगा, इसमें जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू जूल में दी है। तो वो कितना बन जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार से, ये ऊपर बनेगा ये, नीचे ये पूरा डाटा है। इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। तो सिंपल फार्मूला था, वो अप्लाई करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी निकाल पाते। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एमसीक्यू के साथ। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।